पूरे देश में अपनी बेबाक शायरी से पहचाने जाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को फंसाने के चक्कर में खुद मोदी की पुलिस बुरा फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की पुलिस पे कड़ा एक्शन लिया है और फर्जी दर्ज की गई एफआईआर पे पूरा खेल पलट दिया है। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी की सांसदी छीनकर मोदी शाह के दरबार में अपनी वाहवाही कराने में जुटी पुलिस का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पे भी सवाल खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से मोदी की पुलिस को बुरा फंसा दिया है और कैसे पुलिस का चेहरा सामने आ गया है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट से बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि मोदी की पुलिस की एफआईआर पे सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कई बार देश में बेबाक बोलने वाले और मोदी सरकार की पोल खोलने वाले नेताओं पे अक्सर शिकंजा कसने का काम होता है। कुछ ऐसा ही काम मोदी की पुलिस ने गुजरात में किया था। जामनगर के एक मामले में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पे दंगा फैलाने की एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें बीएनएस की 196 और 197 जैसे गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर में इन गंभीर धाराओं को देख के लगता है कि गुजरात पुलिस का पूरा प्लान था कि किसी तरह इमरान प्रतापगढ़ी की सांसदी रद्द कराई जाए। यही वजह थी कि 5 साल तक की सजा की धाराओं ने केस दर्ज किया गया था। लेकिन अब गुजरात पुलिस के मंसूबों पे सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और इससे ना सिर्फ मोदी की पुलिस बल्कि हाईकोर्ट को भी जोर का झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पूरे देश में अपनी बेबाक शायरी और जोरदार भाषण के लिए जाने जाते हैं। सदन हो या सड़क, हर जगह उनके प्रशंसक होते ही हैं। जब वो सदन या मंचों पे भाषण देने खड़े होते हैं तो हर कोई उनको सुनने पे मजबूर हो जाता है। यही काम इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी के गढ़ गुजरात के जामनगर में भी किया था। लेकिन यहाँ गुजरात की पुलिस ने अपने आका के दरबार में अपनी भक्ति का एक बड़ा सबूत पेश करते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कर दी। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पे एक 46 सेकंड की एक वीडियो क्लिप अपलोड की थी। इसमें बड़ी संख्या में लोग इमरान प्रतापगढ़ी का लोग फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे थे और उसके बैकग्राउंड में ना एक शायरी, एक खून के प्यासों बात सुनो की ऑडियो बज रही थी। इस ऑडियो पे गुजरात पुलिस ने जामनगर थाने में हिंसक भाषण देने, हिंसा फैलाने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। जामनगर निवासी किशन नंदा ने पुलिस के पास जाकर के प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतापगढ़ी ने एक ऐसा गीत इस्तेमाल किया है जो भड़काऊ, राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतापगढ़ी पे मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने 29 दिसंबर को जामनगर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह की 46 सेकंड की वीडियो क्लिप एक्स हैंडल पे पोस्ट की थी। क्लिप में दिखाया गया है कि भीड़ में हाथ हिलाते हुए चलते समय उन पे फूलों की वर्षा की जा रही है। हालांकि जामनगर पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा कई अन्य लोगों को भी एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने वकील IH सैयद के जरिए एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि जिस कविता के आधार पे एफआईआर दर्ज की गई थी वो प्यार का संदेश है, फैलाने वाली कविता या फिर शायरी है। इस दलील के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता से एक हलफनामा दायर करके कविता के स्रोत का खुलासा करने को कहा, अतः ये बताने को कहा कि क्या वो स्वयं एक शायर हैं और उन्होंने इसे लिखा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने हलफनामा दायर करके कहा कि वो कविता के लेखक नहीं हैं और वो सच में ये पता लगाने में वो पूरी तरह से जानने और बताने में बेबस है कि वास्तव में इसे किसने लिखा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि गूगल चैट GPT से ये जानकारी सामने आई है, जिसमें कई तरह की राय है। कहीं कहीं पे ये कविता फैज अहमद फैज या हबीब जालिब को दी गई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने हलफनामे में गीत कविता को पढ़ने से प्यार और हिंसा का मैसेज मिलता है। सैयद ने अदालत में तर्क दिया कि एफआईआर को सीधे पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि कोई अपराध नहीं बनता। सरकारी वकील ने एफआईआर का बचाव करते हुए कहा कि कविता के शब्द स्पष्ट रूप से राज्य के हिंसा सिंहासन के खिलाफ उठने वाले गुस्से का संकेत देते हैं और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि ठीक है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन कोई राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र है। हालांकि इस पूरे मामले को सुनने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहते हुए एफआईआर रद्द कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद
अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से गुजरात पुलिस को लताड़ लगाई है, जिस तरह से गुस्से का इजहार किया है, वो सच में गुजरात पुलिस के ना सिर्फ मुंह पे तमाचा है बल्कि हाईकोर्ट के लिए नजीर भी है। आपको बता दें कि जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने इस दौरान गुजरात पुलिस को फटकार लगाई और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ए खून के प्यासे बात सुनो। कविता जो है ये वास्तव में अहिंसा का जो है संदेश दे रही थी। पीठ ने कहा कि कविता ना तो भड़काऊ है और ना ही राष्ट्र विरोधी है, इसलिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और कविता के मर्म को समझना चाहिए था। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान लागू होने के 75 साल बाद तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना ही चाहिए। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को संरक्षित रखने के महत्व को रेखांकित किया। जस्टिस ओका ने कहा, जब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है तो इसे संरक्षित रखना होगा। आपको बता दें कि जस्टिस ओका यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पूरी तरह से गुजरात पुलिस की लंका लगा दी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। उन्हें संविधान के अनुच्छेद को पढ़ना और समझना चाहिए था। संविधान लागू होने के 75 साल बाद अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये साफ है कि ये कविता है और ना ये किसी धर्म ना किसी राज्य और सिंहासन के विरुद्ध है। इसमें साफ तौर पे संदेश है कि भले ही कोई हिंसा में लिप्त हो लेकिन हम हिंसा में लिप्त नहीं होंगे। कविता यही संदेश देती है, ये किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध तो नहीं है। जस्टिस ओका ने इस बात पर जोर देके कहा कि अगर अनुवाद में परेशानी थी तो उसको हल करना चाहिए था ना। लेकिन जस्टिस ओका ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई, खास तौर से ये बात कि 75 साल हो गए कानून लागू हुए लेकिन अभी तक गुजरात पुलिस इस कानून को क्यों नहीं समझ पाई है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वीडियो संदेश जो है प्रतापगढ़ी ने नहीं बल्कि उनकी टीम ने साझा किया था। इस पे मेहता ने कहा कि सांसद को उनकी टीम द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे वीडियो संदेश अपलोड किए जाने पे भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। हालांकि दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने अपनी बातचीत के दौरान उच्च न्यायालय के एफआईआर न दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी। उनका दावा था कि आदेश कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि हाईकोर्ट के जज ने कानून को नजरअंदाज किया। इसके बाद जस्टिस ओका ने पूरी बात कही। हालांकि फैसला जो है वो जरूर सुरक्षित रख लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे फाइनल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 की भी व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि अगर लिखित या मौखिक शब्दों के जरिए समाज में वैमनस्य फैलाने की शिकायत मिलती है तो पहले सक्षम और स्वतंत्र सोच वाले लोगों को उसके तथ्यों को खुद देखना चाहिए। किसी आम व्यक्ति की तरफ से दी गई शिकायत पे सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर देना, ये तो गलत है ना। जजों ने अहम टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि किसी व्यक्ति की कोई बात बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है तब भी उसके बोलने के अधिकार का सम्मान जरूरी है और एफआईआर को रद्द कर लिया है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अभय ओका ने पुलिस को पहले ही लताड़ लगाई थी और गुजरात पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़ा किया था। सवाल ये है कि क्या गुजरात पुलिस को इतना भी ज्ञान नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को गुजरात पुलिस को ये बताना पड़ गया कि 75 साल से लागू कानून को पढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी क्लिप पाकर के गुजरात पुलिस और गुजरात हाईकोर्ट जो है एक छोटे से मामले को तिल से ताड़ बना रहा था और कांग्रेस सांसद पे जबरदस्ती एक मुकदमा लाने की कोशिश कर रहा था? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो उसको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।